नमस्कार। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिक, और आज की मुख्य टॉपिक है टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स। यहाँ से भी आपके लिए जो है एक दो क्वेश्चन टेट सी टेट में आते ही हैं, तो इसे भी देख लिया जाए। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं और उनके जन्मदाता भी हैं, तो शुरू किया जाए शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। टीचिंग एंड टीचिंग मेथड। टीचिंग एंड टीचिंग मेथड। अब देखें शिक्षण क्या है। शिक्षण किस शब्द से शिक्षण की उत्पत्ति हुई? शिक्षण की उत्पत्ति शिक्षा से हुई, और शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। शिक्षा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, और शिक्ष में धातु में अ प्रत्यय लगाने से जो है शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखना सिखाने की प्रक्रिया। और शिक्षा जो है एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन जो आपका है वो एजुकेटम से बना। किससे बना? एजुकेटम। और एजुकेटम आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें ए प्लस ड्यूक दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसे ए का अर्थ है अंदर से, और ड्यूक का अर्थ है बाहर निकालना। तो इसका मतलब हो गया कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। और इसी के सापेक्ष में एक एजुकेयर शब्द भी आता है, जिसका अर्थ है आपका शिक्षित करना, पालन पोषण करना, संगठित करना एवं नेतृत्व प्रदान करना। तो इस तरीके से उसी से जुड़ा हुआ हमारा जो है शिक्षण शब्द है, टीचिंग जिसे कहेंगे। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण एक आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है, और एक जो है ट्रांसफ़र यानी अधिक नॉलेज से कम नॉलेज में जाने की प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने शिक्षण को या शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया, और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। तो इस तरीके से शिक्षण संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण आता है कि शिक्षण जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है? संप्रेषण के सिद्धांत पर। शिक्षण संप्रेषण के सिद्धांत पर आधारित है। और शिक्षण क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है? व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और यह एक जो है समझ लें आप कि आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से शिक्षण। अब शिक्षण से हमारा तात्पर्य यह है कि अधिक नॉलेज को कम नॉलेज की तरफ ट्रांसफ़र करना, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो शिक्षार्थी हो, दोनों के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान जो होता है उसे शिक्षण कहते हैं। और उसी से संबंधित हमारा है शिक्षण विधियाँ। क्या है? शिक्षण विधियाँ। अब हम शिक्षण विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ
जो है क्या है, शिक्षण विधियां का मतलब यह है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षा को आसानी से, सुगम तरीके से, इजी वे में समझा जा सके, वो है शिक्षण विधियां। उसे कहेंगे शिक्षण विधियां, जिसको जो है शिक्षण को आसानी से, सुगम तरीके से समझा जा सके, किसी भी मैटर को, किसी भी टॉपिक को, उसको कहेंगे शिक्षण विधियां। और इसी में एक आता है सूत्र, शिक्षण सूत्र भी एक आता है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र आता है। तो शिक्षण सूत्र किसे कहेंगे, यानी शिक्षण विधियों का जो नियम है, शिक्षण विधियां जिस नियम पे जो है दी जाती है किसी बच्चे को, यानी ग्राही को, तो उसे जो नियम, जिस नियम से, जिस के द्वारा दी जाती है, तो उसे कहेंगे शिक्षण सूत्र। और ये भी कहा गया है कि शिक्षण सूत्र जो होता है वो शिक्षण विधियों का इकाई होता है। शिक्षण सूत्र जो है, ये शिक्षण सूत्र जो है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां की इकाई है। शिक्षण सूत्र शिक्षण विधियां की इकाई है। और आपके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से टेट सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, जॉन एडम्स क्या बताया, द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया, द्विध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें आपके शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी। और जॉन डीवी ने क्या बताया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया। तो ये क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपका शिक्षक है, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और इसमें इन्होंने बताया जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र चर होता है। क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। और शिक्षार्थी जो होता है आश्रित चर होता है, और पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्थ चर होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल। तो इस तरीके से शिक्षार्थी शिक्षक पर ही आश्रित होता है, और दोनों के बीच का जो कड़ी होती है, दोनों के बीच जो यानी शिक्षण को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और संप्रेषण के सिद्धांत पर आपका शिक्षण कार्य करता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ शिक्षण विधियों के बारे में। मेन इम्पॉर्टेंट आपकी है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं शिक्षण विधियाँ। तो देखते हैं शिक्षण विधियों को। शिक्षण विधियाँ। अब शिक्षण विधियाँ, नंबर 1 आगमन विधि, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। इसके कुछ शिक्षण सूत्र आपके हैं। शिक्षण सूत्र पहला है विशिष्ट से सामान्य
की ओर। दूसरा है उदाहरण से नियम की और। तीसरा है सरल से कठिन की ओर। है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बारे में थोड़ा समझान लेते हैं इसमें। और इसके जन्मदाता कौन थे आपके? इसके जन्मदाता यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वैसे आप देखेंगे कि अरस्तु का नाम दिया है, लेकिन अरस्तु अगर शिक्षण आपके आगमन और निगमन विधियां दोनों के अगर पूछता है तो उसमें आप अरस्तु लगाएंगे। अगर केवल आगमन विधि पूछता है तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? फ्रांसिस बेकन। ये फ्रांसिस बेकन जो है इसके जन्मदाता हैं। इन्होंने इसकी खोज की थी आगमन विधि की। अब देखें विशिष्ट से सामान्य की ओर। कोई मैटर है पाठ का तो पहले हम उसके विशिष्ट पहलू को जानेंगे, फिर उस जो है सामान्य की ओर जानेंगे। जैसे उदाहरण है, उदाहरण पहले देख लेते हैं किसी चीज़ का। जैसे हमने संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा के उदाहरण को देख लेते हैं और उदाहरण को जान करके फिर उसके हम नियम की ओर, उसकी परिभाषा की तरफ जाएंगे। तो उस तरीके से जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जिसमें उसके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल से बच्चे को समझाने के बाद फिर उसकी परिभाषा को बताएंगे, उसके अवधारणा को बताएंगे। ये सरल से कठिन की ओर, यानी जब आप उसके उदाहरण को बता देंगे तो बच्चा जो है उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेगा तो सरल हो जाएगा। और फिर जब उसके परिभाषा को बताएंगे तो बच्चा कठिन, यानी उसको भी वो समझ जाएगा। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे हम किसी ग्रह के बारे में बता रहे हैं तो सौरमंडल के बारे में बता रहे हैं तो एक मॉडल बना करके कि ये पृथ्वी है, बुध है, ये शुक्र है, या मैं मॉडल बना करके ऐसे बच्चों को बता देंगे तो दिखाई देगा। फिर तो उसके बाद पूरे सौरमंडल जो एक तरीके से अमूर्त है उसके बारे में हम उसको बताएंगे। तो इस तरीके से ये आपका आगमन विधि हो गया। दूसरा आपका है निगमन विधि, जिसे कहेंगे डिडक्टिव मेथड। इसके जन्मदाता कौन आपके हैं? जन्मदाता आपके हैं अरस्तु जी हैं। और इसमें जो इन्होंने इसके शिक्षण सूत्र क्या हैं? इसके शिक्षण सूत्र हैं आपके क्या क्या हैं? इसका है सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा है नियम से उदाहरण की ओर। तीसरा है कठिन से सरल की ओर। अगला है अमूर्त से मूर्त की ओर। अब देखिए यहाँ भी इसके ठीक इसका अपोजिट है। आगमन विधि जो है, निगमन विधि जो है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। इसमें क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य, उसके नियम को हम बताएंगे, फिर उसके उदाहरण को बताएंगे। इसमें किसी चीज़ का, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं
और मान लीजिए सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, संज्ञा पढ़ा रहे हैं, या आपके साइंस के, या ये विधि, ये आप याद कर लें कि यह विधि, नोट में इसको याद कर लेंगे, यह विधि गणित यानी मैथ और विज्ञान, साइंस के लिए बहुत उपयोगी होती है। यानी कि गणित और साइंस में, विज्ञान में इसके विधि का बहुत प्रयोग होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि का प्रयोग गणित और विज्ञान में होता है, तो यह जो है आपकी निगमन विधि जो है का प्रयोग होता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले नियम को बता दिया जाता है। जैसे मैथ वगैरह लगाते हैं बच्चे, तो पहले हम नियम को बता देते हैं और उसके बाद फिर उसके उदाहरण को बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये केवल आप पॉइंट को समझें, इसी में से आता है कि नियम से उदाहरण की ओर किस विधि का है, तो उसको समझ लेंगे। और फिर कठिन से सरल की ओर, जैसे अब आप नियम पहले पढ़ रहे हैं और उदाहरण बाद में समझ रहे हैं, तो इस तरीके से जब नियम जो है वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीके से कठिन है, फिर जब उदाहरण आप समझेंगे तो वो सरल हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, कोई चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रही है, उसके एग्जाम्पल वगैरह प्रस्तुत नहीं किया गया है, वो चीज़ आपकी अमूर्त है। फिर उसके बाद जब हम उसको जान जाएंगे तो वो चीज़ हमको स्पष्ट दिखाई देगी, वो हो जाएगी मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। और यहाँ देखें, इसमें जो आपका पहला था आगमन विधि में, आगमन विधि में कभी कभी क्वेश्चन एक दो बार हमने देखा है, सीटेट वगैरह में क्वेश्चन आता है। जो पाठ योजना आप बनाते हैं, पाठ योजना आपकी है, वो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग होता है, तो पाठ योजना में आगमन और निगमन दोनों विधि का प्रयोग होता है। अब यही थोड़ा सा डिफरेंस है आपका कि अगर पाठ योजना की प्रस्तावना की बात आती है, क्या आती है, पाठ योजना के प्रस्तावना की बात आती है, पाठ योजना के प्रस्तावना में आपके आगमन विधि का प्रयोग होगा, आगमन विधि। और अगर पूरी पाठ योजना की बात आती है तो आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रयोग होता है। और केवल पाठ योजना की प्रस्तावना की बात आती है तो आपके आगमन विधि का प्रयोग होगा। अगला आपका है अगला आपका है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, इसमें क्या होता है कि किसी भी एनालिसिस मेथड जिसको कहेंगे, किसी भी विषय को कई पार्ट में बांट करके जो है जब याद किया जाता है, खंडों में विभक्त करके याद किया जाता है, यानी खंडों में विभक्त करके याद करना। खंडों में विभक्त करके जब याद किया जाता है तो उसको कहेंगे विश्लेषण विधि। ये अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप परिभाषा को, उसके अर्थ को
उसके उदाहरण को सबको जो है अलग अलग समझ रहे हैं तो उसको कहेंगे विश्लेषण विधि। या आप जो है परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कितने आवेश हैं, कितनी उसकी बैलेंसिंग पावर है, ये जब आप क्लियर कर लेंगे, अलग अलग उसकी समझ जाएंगे, तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, तो उसको कहेंगे आपकी विश्लेषण विधि। अगला है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। तो ये आपकी एनालिसिस है नहीं, ये एनालिसिस आपका ये वो ऊपर हो गई, ये सिंथेसिस मेथड है, सिंथेसिस मेथड। इसका ठीक उसी का उल्टा है कि उसको जो है इसमें क्या करते हैं कि पूरे एक में करके किसी चीज़ को याद करते हैं, तो उसको कहेंगे सिंथेसिस मेथड। अब अगला आपका है किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। इसके जन्मदाता आपके कौन हैं? फ्राबेल, फ्राबेल हैं। और ये फ्राबेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा या बच्चों का उद्यान। इस तरीके से कहाँ के रहने वाले थे फ्राबेल? जर्मनी के। और जो किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा या बच्चों का उद्यान। और इन्होंने जो प्रणाली दी उसको, उस शिक्षा प्रणाली को इन्होंने कहा कि जो है खेल का माध्यम बताया। क्या बताया? जो शिक्षा प्रणाली इनकी थी, शिक्षा प्रणाली को इन्होंने खेल का माध्यम बताया। खेल का माध्यम बताया। ये आपका आता है कि खेल का माध्यम जो है किसने? किंडरगार्टन जी ने बताया। और इन्होंने स्व अनुशासन की बात की। किसकी बात की? स्व अनुशासन की बात की। स्व अनुशासन की बात की। और इन्होंने शिक्षक को एक अधिनायक या प्रदर्शक बताया। अधिनायक या पथ प्रदर्शक के रूप में बताया। और इनकी एक बुक भी है जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन। और इस तरीके से ये फ्राबेल जो थे ये रूसो के शिष्य थे। किसके थे? रूसो के शिष्य थे। तो इस तरीके से इनका किंडरगार्टन प्रणाली में फ्राबेल जर्मनी के रहने वाले थे। उसका मेन अर्थ है बच्चों का बगीचा या बच्चों का उद्यान। और इन्होंने ये बताया, कभी कभी आता है, किसने कहा था कि बच्चा एक जो है अविकसित पौधे के समान है और अध्यापक एक जो है माली के समान है, जो उसके संपूर्ण बच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए अध्यापक जो है कार्य करता है। यानी बच्चा एक अविकसित पौधे के समान है, पौधे के समान है। और यानी बालक अविकसित पौधा है और अध्यापक माली के समान है। जो माली जैसे
पौधे की पानी देता है, खाद देता है, निराई गुड़ाई करता है, फिर आगे चल करके उसको उसका संपूर्ण विकास करता है। उसी प्रकार एक अध्यापक भी जो है एक बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण व्यवस्था करता है ताकि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। अगला आपका है मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली इसको किसने दिया था? मॉन्टेसरी जी ने दिया था। मॉन्टेसरी, मरिया मॉन्टेसरी जिसको कहेंगे, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी जी ने दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली की, इटली की रहने वाले थे। और इन्होंने जो शिक्षा प्रणाली दिया, कल्पनात्मक खेल की बात इन्होंने किया। शिक्षा प्रणाली किसकी दिया? शिक्षा, जो शिक्षण प्रणाली इनकी थी वो कौन सी थी? कल्पनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल की बात की। और बच्चों के मनोविज्ञान को देखते हुए, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हुए इन्होंने शिक्षा देने की बात की। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पे इन्होंने जोर दिया, उसके आधार पे जो है शिक्षा देने की बात की। और इन्होंने अध्यापक को एक मित्र, एक सहयोगी के रूप में माना, मित्र और सहयोगी के रूप में माना, सहयोगी और मित्र के रूप में माना। और इन्होंने कहा कि बच्चा जो है अपने अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और इनकी एक पुस्तक थी द मॉन्टेसरी मेथड, मेथड, इतना ही है। अगला आपका है योजना प्रणाली, योजना प्रणाली। योजना प्रणाली जिसके किलपैट्रिक, जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं, किलपैट्रिक। ये आपके, और ये जो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं मरिया मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। और ये आपके किलपैट्रिक जो है, किलपैट्रिक वो आपके जर्मनी, इटली, और ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका, अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने जो योजना प्रणाली दी, ये आपकी योजना प्रणाली जो थी, ये परियोजना प्रणाली से प्रभावित होकर के, किस प्रणाली से प्रभावित होकर के? परियोजना प्रणाली। जो ये किलपैट्रिक जो थे किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे, जॉन डीवी, जॉन डीवी के शिष्य थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। और इनकी जो शिक्षा प्रणाली थी, उन्होंने कहा कि करके सीखना और जीने से सीखना। शिक्षा प्रणाली करके सीखना और जीने से सीखना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग, लर्निंग बाय लिविंग, करके सीखना और जीने से सीखना। तो इस तरीके से यहाँ से यही जो है, अब देखें आप, पहला था आपका किंडरगार्टन में
खेल का माध्यम बताया, खेल खेल के आधार पर शिक्षा देने की बात कही। मॉन्टेसरी जी ने कल्पनात्मक खेल की बात कही, मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा देने की बात कही। और इन्होंने किलपैट्रिक जी ने करके सीखना और जीने से सीखना के लिए जो है, यानी बच्चा स्वतंत्र है, जो करके सीखेगा उसे जल्दी वो ग्रहण होगा। और इनकी जो है, इन्होंने पथ प्रदर्शक और मित्र या सहयोगी के रूप में अध्यापक को बताया। तो इस तरीके से आपकी योजना प्रणाली भी हो गई। और अगला है डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली, अब देखें आपकी डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट ये जो है, ये डाल्टन प्रणाली इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में हुआ। अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में ये प्रणाली का प्रयोग किया गया, डाल्टन प्रणाली का। तो इसलिए इसको डाल्टन प्रणाली कहा गया। और ये इस डाल्टन प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं थी, इन्होंने इस प्रणाली को कार्य की ठेका प्रणाली बताया। कार्य की ठेका प्रणाली बताया। और इन्होंने कहा कि जो बच्चा एक सप्ताह में कोई कार्य करता है, एक सप्ताह में जो कार्य करता है उसको कहेंगे निर्दिष्ट पाठ। एक सप्ताह में जो कार्य करता है उसको कहेंगे निर्दिष्ट पाठ। और एक दिन में कोई कार्य करता है तो उसको कहेंगे कार्य इकाई। तो डाल्टन प्रणाली का ये है आपका। अब आगे है बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम या आपका वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना, इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1937 में। और महात्मा गांधी ने हस्तशिल्प योजना का प्रयोग किया था। हस्तशिल्प योजना प्रणाली, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। 1937 से 1947 तक का इसका रहा और उस समय ये प्रणाली सफल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से आता है कि बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम या वर्धा शिक्षा योजना किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और मेन आता है कि महात्मा गांधी जी हस्त शिक्षा, हस्तशिल्प योजना प्रणाली, जैसे उन्होंने करघा वगैरह चला करके सूत कात करके जो है यहाँ पे अपने स्वयं कहा कि हम किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, स्वयं अपने सामानों का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हस्तशिल्प योजना का प्रणाली भी इसको कहते हैं। अगला है आपका एक है अवलोकन विधि। अवलोकन प्रणाली
अवलोकन प्रणाली, जिसके आपके हैं सिम्पसन। सिम्पसन अवलोकन से आप समझ रहे हैं कि किसी देख करके, समझ करके, पहचान करके, निरीक्षण करके, तो इस तरीके से अवलोकन विधि का प्रयोग हुआ। फिर एक है खोज विधि। खोज विधि आपकी या अन्वेषण विधि, खोज विधि, जिसके हैं आर्मस्ट्रांग खोज विधि या अन्वेषण विधि भी इसको कहते हैं। अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग। तो इसमें भी है कि किसी चीज़ को खोजना, सर्च करना, उसके बारे में जानना, उसकी विस्तृत जानकारी करना। तो इस तरीके से विधियां तो बहुत हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे जो शिक्षा प्रणाली थी, जैसे आपकी शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली थी, ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली थी, फिर स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली थी। थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। सबसे पहला तो यह है कि किस भाषा में प्रयोग किया गया, इसको होता था संस्कृत। यह और कहाँ पे होती थी? गुरुकुल में होती थी, गुरुकुल में होती थी। और उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते थे। तो ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण को 5 वर्ष, क्षत्रिय को 6 वर्ष और वैश्य को 8 वर्ष और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस तरीके से शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। और इसमें जो है, जब शिक्षा प्रारंभ होती थी, ब्राह्मणों को 5, क्षत्रिय को 6, वैश्य को 8 वर्ष में, तो उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता था। और शिक्षा समाप्त करने के बाद आपका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन, ये तो शुरू में समावर्तन संस्कार, और ये अंत में होता था। और शिक्षा कितने दिन की होती थी आपकी? 25 वर्ष तक की। 25 वर्ष तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा, गुरुकुल, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये आपकी हो गई वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली। और उसमें बहुत सारे लोग थे और उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको जानने की ज़रूरत नहीं। जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को आता है और उसी के बारे में केवल जानना है। तो अगला है बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली। इसके जन्मदाता आपके महात्मा बुद्ध जी हैं। महात्मा बुद्ध जी हैं। और इसमें जो है, इन्होंने, इनकी शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा दी जाती थी 8 वर्ष में दी जाती थी। कितने में दी जाती थी? 8 वर्ष में दी जाती थी। और शिक्षा देने के लिए कौन सा संस्कार होता? प्रवज्या संस्कार होता। प्रवज्या संस्कार होता था। और जब शिक्षा यानी शुरू में ये प्रवज्या संस्कार होता था। फिर उसके बाद संपदा संस्कार होता था। और ये जो होता था उसमें वैदिक कालीन में आपके गायत्री मंत्र के द्वारा वही उपनयन संस्कार वगैरह मंत्रों के द्वारा होता था। और इसमें भी जो होता था, श्लोक होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की श्लोक के द्वारा होता था। और संपदा संस्कार होता था
और इस समय के जो विद्यालय थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला और विश्वविद्यालय जो था वो वैदिक कालीन में भी शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध कालीन में भी शिक्षा का केंद्र है, लेकिन विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपके बौद्ध कालीन शिक्षा के लिए सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय